Please give an energetic and warm welcome to the one and only Richa Anirudh. Please बैठिए। इनका YouTube के ऊपर एक बहुत ही पॉपुलर शो है जिंदगी विद रिचा के नाम से। और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, आज से आई थिंक 12-13 साल पहले मैं आया था आपके शो में। 2009 में मैं इनके शो में गया था, जिंदगी लाइव के नाम से इनका एक शो था। इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो पूरी आपकी जर्नी है, अगर उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं मेरे को कि शुरुआत कहां से हुई और कहां से आपके अंदर ये इंस्पिरेशन आई कि जर्नलिज्म में रहने के बावजूद भी मुझे कुछ पॉजिटिव करना है। 2002 आई जॉइंड जी। 2005 फिर मैं यहाँ आई, एक चैनल 7 शुरू हुआ था, चैनल 7 जागरण वालों का था, जो कि 2006 में IBN 7 बना, जिसमें फिर आप आए। 2007 में जिंदगी लाइव आ गया मेरी जिंदगी में, और जिंदगी लाइव नहीं आता तो शायद मैं जर्नलिज्म छोड़ के भाग जाती, क्योंकि 2006 तक आते आते मैं फ्रस्ट्रेट भी होने लगी थी कि हम क्यों, उसके पीछे क्या रीजन है? थोड़ा बताइए ना, मतलब मजा आएगा। ये मतलब थोड़ा अंदर की बातें लोगों को पता होनी चाहिए। ये कह रही है जर्नलिज्म से थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो गई थी, तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आ रही है कि ऐसा क्या था जर्नलिज्म में जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेट हो गए। हाँ, बाहर बहुत सारे मेरे एक्स बॉसेस, दोस्त सब है। नाम मत लीजिए किसी का भी। नाम नहीं बताइए। मैं शायद उस पीढ़ी को बिलोंग करती हूँ जिसने 2002 में जब न्यूज पढ़नी शुरू की तो वी वर नॉट एग्जैक्टली लाइक दूरदर्शन, थोड़े से इवॉल्व हो गए थे, लेकिन मतलब एकदम स्ट्रेट फेस न्यूज नहीं पढ़ते थे, एक्सप्रेशन के साथ पढ़ते थे, आज ये हुआ, भारत जीत गया ये। लेकिन जितना आजकल चिल्ला रहे हैं वो पिच हमारी कभी नहीं थी। अब तो ऐसा लगता है जैसे मोन्टाज खत्म होता है, एज आई सेड, सब मेरे दोस्त हैं, बट ऐसा लगता है वो कह रहे हैं नमस्कार मैं हूं ये, और अब मैं आपको गोली मार दूंगा। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि हम वो गुनहगार हैं जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। हमारे टाइम पे वो सांप बिच्छू वाली स्टोरीज नहीं चलती थी, यहाँ बिच्छू और या फिर प्रिंस गड्ढे में गिरा है वाली स्टोरी सबको याद होगी ना। वो शुरुआत थी ये इस तरह से कि एक खबर पे 24 घंटे लाइव चल रहा है, एंकर भी स्टूडियो में लाइव है, मतलब तब तक नहीं चला था। आस्क मी, मैं एंकर थी। टॉक बैक में आवाज आ रही है, कैलाश खेर लाइन पे हैं। अब ठीक है, बच्चा गड्ढे में गिरा है, उसके रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, अब कैलाश खेर से मैं क्या पूछूं ऐसे में? तो मैं इशारा कर रही हूँ कि क्या पूछूं? नहीं गाना गवाओ, गाना, क्योंकि अब टाइम पास करना है, आपके पास कुछ। मैं कह रही हूँ कैलाश जी आपको पता है, वो कह रहे हैं जी। मैं कहा कैलाश जी कुछ गा दीजिए बच्चे के लिए। आप समझ, अब इस ट्रेजेडी में कॉमेडी हो रही है टोटल, और एंड आई हैव टू मेंटेन अ स्ट्रेट। और उन्होंने गाया, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे। ये वो फेज था जब ये, ठीक है, आज जो गिरे हैं इसकी शुरुआत हमारे टाइम हो गई थी। आज गिरे हैं मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे? कैन यू प्लीज इलैबोरेट? आप तो कितना चिल्ला रहे हैं। सो 2014 मुझे एक चैनल ने वापस बुलाया न्यूज पढ़ने, तो मुझे लगा भी कि क्या मैं अभी रेलेवेंट हूँ न्यूज की इंडस्ट्री में। तो उन्होंने कहा नहीं आप न्यूज पढ़िए, आपने इतने साल पढ़ी है। तो हम गए वापस। एक साल बाद जब वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने का टाइम आया ना, मैंने कहा मुझे नहीं करना रिन्यू, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि मैं नहीं कर सकती अब ये। जहां आपकी ब्रीफिंग ही सिर्फ ये है कि आपको 2 गेस्ट को लड़वाना है, 2 को या 4 को, सोल्यूशन नहीं निकालना है, उन गेस्ट को आपस में लड़ना चाहिए और किसी तरह से भड़काना है। हाँ। एक बार तो कुछ हुआ, मैंने कहा मैम ये क्या कर दिया आपने? मैंने कहा क्या कर दिया, कितना अच्छे से बात हो गई, सुलह थोड़ी करानी थी ना। एंड फिर मैंने 2015 वाज लाइक द एंड ऑफ रीडिंग न्यूज़, बट उस बीच 2007 से 2014 तक जिंदगी लाइव आ गया, तो कम से कम मैं टिकी रही वहां पर जहां मैं थी। और वहां पे आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोगों ने देखा है, कितनों ने नहीं देखा है, बड़ा ही कमाल का इनका वो शो था जिंदगी लाइव, जहां पर मैं गया था। वहां की जो एनर्जी थी, जो ऑरा था, जो वाइब्स थी वहां की, उसकी शो की, सेट की, दैट वाज अमेजिंग। जिंदगी लाइव जब बंद हो गया और मैं कहीं जाती थी ना, लोगों को शायद मेरा नाम याद ना हो, बट लोगों को जिंदगी लाइव याद रहता था, तो मुझे बड़ा अच्छा। और एक और फनी चीज़ बताऊँ, कहीं जाऊँ, एक बार एयरपोर्ट पे हुआ कुछ, मेरे सामान का कुछ हुआ, तो वो CISF वाले का है, मेरी तरफ देखे कहते हैं मैडम आप तो वही हो ना जो बहुत रुलाती है टीवी पे। अब ना ये मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली सुनने को मिलता है। अब आप मुझे बताइए, इसमें मैं इसको एज कॉम्प्लीमेंट लूँ कि जी सर थैंक यू? नहीं, तो मैं कई बार लोगों को सॉरी बोल देती हूँ कि जी मैं वही हूँ, आई एम सॉरी, क्योंकि आप मतलब पीपल थिंक मुझे कॉम्प्लीमेंट करके मैम आपने बहुत रुलाया है। हाँ। मेरे लिए धर्म संकट है कि मैं इसको अच्छे से लूँ या बुरे में लूँ कि बहुत रुलाया है मैंने लोगों को।
बट ऑन अ सीरियस नोट अच्छी बात ये लगती है कि हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स उस ज़माने में छुए. हमने एसिड अटैक सर्वाइवर्स के बारे में बात की. जब मैं ये कह रही हूँ कि मुझे लगने लगा था कि हम सोसाइटी के रियल इश्यूज़ पे तो बात ही नहीं कर रहे. वो हम आज भी नहीं कर रहे. वो टीवी आज भी नहीं कर रहा. आज भी सिर्फ आप लड़ाई कर रहे हैं. कुछ आपके पास सेट मुद्दे हैं जिस पर इन लोगों को लड़वा दो. कौन बात कर रहा है कि देश में एसिड अटैक्स हो रहे हैं लड़कियों पर या किसी पर भी, इवन लड़कों पर भी हो जाते हैं. उस ज़माने में 2007 में जब मैंने होमोसेक्सुअलिटी पे बात की थी ना संदीप, मैं भी बहुत कंफर्टेबल नहीं थी. पहली बार वो एपिसोड किया. हमने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ पर जब बात की तो आई थिंक प्रॉब्ली वो हिंदी टेलीविजन पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के सर्वाइवर से बात करने वाला पहला टीवी शो था. तो उस चीज़ का एक सेटिस्फैक्शन होता था. मोटिवेशनल तो बहुत किए. गरीब घरों के बच्चे जो IAS बन गए या IIT में चले गए, डॉक्टर्स बन गए, वो तो गोविंद जायसवाल आज भी लोगों को याद हैं. आज भी आप सोचिए 2007 का एपिसोड है वो, 15 मुझे साल नहीं पता क्या था उसमें. वो रिक्शे वाले के बेटे हैं, बनारस में उनके पापा रिक्शा चलाते थे और वो IAS बने थे. अच्छा. उस साल एक में तो गोविंद जायसवाल आए थे, फिर एक में कुलदीप चहल, इंद्रजीत महाता, वो सब IPS ऑफिसर्स हैं इस समय, कहीं कहीं SSPs हैं, और कोई बिल्कुल बहुत गरीब मजदूर का बेटा था. तो क्या होता है, मुझे आज तक लोग ये कहते हैं, अब तो मुझे ब्यूरोक्रेट्स मिलते हैं जो ये कहते हैं कि जब हम पढ़ रहे थे और हमें जब हम डीमोटिवेटेड हो जाते थे तो हम ये देखते थे अरे जिंदगी लाइफ में अगर ये लड़का कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं. तो एक वो मोटिवेशनल पार्ट भी किया और एक सोशल अवेयरनेस अबाउट एसिड अटैक, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, होमोसेक्सुअलिटी, ये सब भी हमने बहुत काम किया. काफ़ी ऐसे शोज होते थे जहाँ पे आपकी आंखों से आंसू गिरते थे, आप रोते थे. तो क्या वो एक्चुअल था? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. नहीं, हमें ग्लिसरीन नहीं मिलती थी. मैं मतलब सीरियसली पूछ रहा हूँ, ऑन अ सीरियस नोट. मतलब वो क्या होता था? मेरे साथ आज भी आप इन्वॉल्व हो जाते थे मतलब उस कॉन्वर्सेशन में या उनकी स्टोरी में? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है एज एन इंटरव्यूअर आप तभी इंटरव्यू कर सकते हो जब आप ये महसूस कर पाओ. इनफैक्ट कई बार ये मेरे लिए ना ट्रॉमेटिक भी हुआ है कि अच्छा. मैं कई बार उन गेस्ट को बहुत बहुत दिन भूल नहीं पाती थी. बहुत सारे गेस्ट के साथ हम लोग लगातार टच में भी रहते थे. तो बस वही, अगर कोई मेरे सामने कोई मदर बैठी है तो मैं ये सोच अपने आप को एज अ मदर कि भाई मेरी भी एक बेटी है, ये हो सकता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत डिटैच होकर ना कभी जर्नलिज्म कर नहीं सकते. बट मैंने इसका उल्टा देखा है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. मैंने ये देखा है कि मतलब बड़े कोल्ड होते हैं कि मतलब कोई किसी के साथ में कुछ हो रहा है उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, उनको अपनी न्यूज से पढ़िए. ऐसा हमने मूवीज में भी देखा है जिस तरह से दिखाते हैं, और एक्चुअल में रिपोर्टिंग में भी हमने देखा है. मेरे साथ तो आपके साथ ऐसा नहीं होता था? नहीं, इनफैक्ट जब न्यूज भी पढ़ती थी तब भी नहीं होता था. शायद इसीलिए कहते हैं ना, यूनिवर्स में आप जो एनर्जी दो वही आप अट्रैक्ट करते हो. मैं एज अ जब एंकर थी ना तो मुझे कई बार कह दिया जाता था अरे एंकर हो, बिल्कुल फ्लैट होके पढ़ जाओ खबर. जब आरुषि मर्डर केस हुआ था या निठारी कांड हुआ था उस जमाने में, मतलब मैं कई बार कैमरा से मुझे हटाना पड़ता था कि भाई कुछ विजुअल्स लगा दो, रिचा को हटाओ, क्योंकि रिचा के आंसू टप 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 बह रहे होते थे. तो मैं कहती थी कि भाई जर्नलिज्म तो वन पार्ट ऑफ माई लाइफ है ना, मैं अपनी इंसानियत कैसे भूल जाऊँ. मेरी भी एक छोटी बेटी है, मैं ये देख रही हूँ क्या हो रहा है. मैं आपको बताऊँ, लेकिन जो अपन जिंदगी लाइफ की बात कर रहे थे ना, तो वो छोटी सी एक बात ही छूट गई. मैं कहीं घूम रही थी तो एक ऐसे यंग लड़के आए मेरे पास, मुझसे बोलते हैं आपने जिंदगी लाइफ क्यों बंद कर दिया. तो मैंने कहा वो तो बंद हो गया. फिर मैंने ऐसे पूछा अच्छा बताओ मैं यूट्यूब पे शो लाऊंगी तो देखोगे. तो बोलते अभी भी मैम क्लिप्स जो यूट्यूब पे डली हैं, हमने कभी डाली नहीं, ऑफिशियली न्यूज़ चैनल्स तो डालते नहीं थे उस जमाने. बोले अभी भी वहीं देखते हैं, तो आप शो बनाओ. So some random strangers on the road actually motivated me to start जिंदगी. This was in which year? हमने 2018 में शुरू किया ना, तो 17 के एंड तक आके मुझे वो वाइब्स मिलने लगी थी कि आप शो वापस लाइए. तो हमने जिंदगी लाइव नहीं लाए क्योंकि मुझे लगा कल को नाम का कॉपीराइट का इशू ना हो जाए. और आप बिलीव करेंगे जो टीम IBN 7 में मेरे साथ काम करती थी, मैंने सबसे कहा भाई अब लोग कह रहे हैं ला सकते हैं कि रिस्क ली जाए, पैसे वैसे नहीं है. मेरे सब कॉलीग्स ने कहा पैसों की चिंता नहीं करो, हम सब कहीं कहीं नौकरियां कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उससे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा. आपका शो बनाओगे हमें वो वाला सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि अच्छा काम करने वाला. पहला सीजन मेरी किसी टीम मेंबर ने मुझसे पैसे नहीं लिए, किसी ने नहीं, एडिटर, कैमरा पर्सन, किसी ने नहीं. क्या बात है. हमने पहला सीजन फ्री में ऐसे ही बनाया. ये दिखाता है कि आप सिर्फ अच्छे इंसान दिखते नहीं हैं कैमरे के सामने, आप एक्चुअल में भी अच्छे इंसान हैं, तभी इतने सारे लोग आपके साथ आकर के खड़े हुए. नहीं तो आज के ज़माने में कोई किसी के लिए नहीं खड़ा होता है. नहीं, मैं हमेशा बोलती हूँ लोगों ने पैसे कमाए होंगे, मैंने रिश्ते कमाए, ये तो है. क्या बात है, क्या बात है. हेलो मैम. हेलो सर. हेलो मैम, पहले तो आप बहुत सुंदर लग रहे हो और आपको देख के एक एनर्जी फील हो रही है सच में, और वुमेन्स के लिए आप एक इंस्पिरेशन लग रहे हो. थैंक यू सो मच. और मैम मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि इस एज में भी खुद को एनर्जेटिक रखने के लिए और मोटिवेटेड रखने के लिए मतलब आप क्या करते हो? 2-3 चीज़ें हैं. मेरा एक तो ना मेरी सबसे बड़ा टॉनिक मेरा काम है. इनफैक्ट मैं आज ही अपनी टीम को बोल रही थी कि अब क्या हुआ, कल मैं गुजरात में थी
मतलब परसों मैं रन वाली साइड, गुजरात में भी बिल्कुल भुज अंजार साइड, वहाँ शूट कर रही थी। अपने शो के लिए? नहीं, एक डॉक्यूमेंट्री के लिए। अच्छा। कल रात 10:30 बजे मैं घर पहुंची हूँ, 10:30-11, क्योंकि फ्लाइट लेट हो गई। आज सुबह मैं यहाँ आ गई। परसों मैं अयोध्या और उसके बाद वाराणसी में लगातार ट्रैवल कर रही होंगी, मतलब अगले 15 दिन आई एम ट्रैवलिंग। तो मैं यही बोल रही थी कि चलो कोविड का वर्क फ्रॉम होम अब खत्म हुआ, अब ट्रैवलिंग शुरू हो गई, तो काम जब करती हूँ ना तो एनर्जी रहती है मेरे अंदर, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा एक चीज़ मैं सोच के भी आई थी कि ये ज़रूर बोलूँगी आप सब यंगस्टर्स को, आप में से कितने लोग हैं जो कोई भी अपना मतलब प्रोफेशन के साथ कोई एक पैशन परस्यू कर रहे हैं, चाहे पेंटिंग करते हो, चाहे गाते हो, चाहे डांस करते हो। मेरे लिए म्यूज़िक एक बहुत बड़ा टॉनिक है। तो हमारे यहाँ मजाक होता है कि बारिश हो रही है तो इन्हें गाने सुनने, ये दुखी है तो इन्हें गाने सुनने, ये सुखी खुश हैं तो इन्हें गाने सुनने। कोई भी एक चीज़ आपकी लाइफ में अगर अपना पैशन है ना, कुछ अगर बचपन में कुछ करते थे उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो वो मुझे लगता है म्यूज़िक मुझे बहुत एनर्जी देता है। व्हेनेवर आई एम लो आई ट्राई एंड लिसन टू म्यूज़िक। किस तरह के गाने सुनते हैं आप? सब तरह के, डिपेंडिंग ऑन माई मूड। बारिश अभी तो 2 दिन से तो वो प्लेलिस्ट ही हमारी बारिश जब के गाने बारिश चल अभी रहे तो खैर मैं होंगे। थी नहीं, कल रात से हाँ। वो शुरू हो गया। मुझे मेरा पर्सनल फेवरेट एक नीरज आर्या का पंचरंग, पता नहीं कितने लोगों ने सुना है, मत कर माया को आएंगे। मुझे स्पिरिचुअल सूफी ये सब ज़्यादा अच्छा लगता है। एक और चीज़ जो आज की जनरेशन के लिए मुझे थोड़ा दुख होता है कि जो मिस आउट कर रहे हैं आप लोग, क्लासिकल म्यूजिक मुझे नहीं लगता, हिंदुस्तानी क्लासिकल बहुत लोग सुनते हैं, वो मुझे मैं सुनता हूँ, मैं काफ़ी सुनता हूँ। थैंक यू। राइट। तो मैंने अपनी बेटी को इनफैक्ट बहुत बचपन से इसलिए शास्त्रीय संगीत सिखाया था कि मुझे लगता है इस जनरेशन में नहीं तो खत्म हो जाएगा हमारा। तो आप गाते भी हैं? मैं नहीं, मेरी बेटी गाती है, शी इज़ अ क्लासिकल वोकलिस्ट, उसने शुभा मुदगल जी से भी सीखा है इनफैक्ट। तो कुछ एक चीज़ मुझे लगता है कि संगीत, और जो संगीत हम आजकल सुन रहे हैं वो नहीं, एक्चुअली कभी कोशिश कीजिए, चाहे अपने आप को सिर्फ एक दवाई की तरह ना फोर्स कीजिए। पंडित रविशंकर का सितार, बिस्मिल्लाह खां साहब की शहनाई, कोई हरी जी की बांसुरी, इतना यूट्यूब देखते हो ना दिन भर, डिसाइड कर लो सोने से पहले। मैं आपको सही बता रही हूँ, मैं उन रैपर्स के नाम नहीं लूँगी या कुछ भी नहीं, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, बट आप उनको भी सुनो, बट मैं कहती हूँ उसमें इतना सा अपना भी डाल लो यार, खत्म हो जाएगा नहीं तो अपना संगीत, सुनने वाले नहीं होंगे अगर, है ना। तो सोने से पहले 5 मिनट, ये भी एक मेडिटेशन है। आप हरी जी की बांसुरी कभी सुन के देखो ना, 5 मिनट में नींद आ जाए ना आपको, मेरी गारंटी। लेकिन हमने उस संगीत को कभी वैल्यू नहीं दी, जिसके लिए विदेशी पागल हो रहे हैं। विदेशों में कॉन्सर्ट्स देखो हमारे क्लासिकल म्यूजिशियंस के, हमने छोड़ दिया उसको। लाइफ में कुछ अपने एंकर्स हमेशा फिक्स रखने चाहिए। काम की भागदौड़ में फैमिली इज इम्पॉर्टेंट, कोई आपके कनेक्शंस, कोई आपके फ्रेंड्स, इतना मत दुनिया के उसमें, बिल्कुल सोशल मीडिया हमने इतना ज़्यादा कर दिया कि हर समय हम फ़ोन पर हैं, वी आर नॉट इवन टॉकिंग टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू अस। वो कुछ चीज़ें हैं। मेरे लिए आई एम अ अर्ली राइजर, जो कि अगेन आप लोगों की जनरेशन के लिए तो शायद 10 बजे अर्ली मॉर्निंग होता होगा, मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। मैम आपने अनु कुमारी मैम का इंटरव्यू लिया है, तो मैम मेरा भी सपना है, मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ IAS की, कि आप मेरा इंटरव्यू लो। क्या बात है, सिलेक्ट हो जाओ फिर करेंगे। तो मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे मैम लड़कियों के लिए होता है ज़्यादा बोलती हैं, तो कितना बोलती है, तो आप तो जर्नलिस्ट हो तो मैम ऐसा होता है कि अगर ऐसी फील्ड है, बोलना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो आपके भी ऑब्स्टेकल्स आए होंगे बहुत, आपको भी लोग ऐसे बोला करते थे? देखो फैमिली में ना मैंने एक बार एक मेडिटेशन कैंप में बड़ी अच्छी चीज़ सीखी थी कि ये करना घर जाके सब लोग, एक्सरसाइज हो सकता है आपने कहीं सिखाई भी हो। एक डॉट बनाइए जो आप हैं, उसके बाद सर्कल्स बनाते जाइए बाहर, तो इमीडिएट आपके बाद वाले सर्कल में फैमिली कौन, ठीक है, तो वो अगर मेरी मदर या मेरी नियर एंड डियर वंस हैं, उन सबको तो पता है, बहुत बोलती है, कोई बात नहीं, दे ऑल फाइन विथ इट। उसके बाद रिश्तेदार क्या बोलते हैं, उनकी ना एक लेवल के बाद चिंता करनी बंद करनी पड़ेगी। मैं बहुत छोटी थी तब से थोड़ी क्रांतिकारी रही हूँ, तो हम तो बहुत करते थे सब, मतलब हमारी बुआ लोग कहती थी दादा की नाक कटा देगी लड़की क्योंकि मैं ना किसी बात पे भी कहती थी लड़का ऐसे करेगा तो मैं ऐसे कर दूंगी। जब बच्चे थे, मतलब 9-10th में रहे होंगे, एक बार मैंने अपने पापा से कहा कि अगर आपने ऐसे किया ना कि लड़के वाले आ रहे हैं, जाओ बेटा चाय लेके आओ, तो मैं उनके ऊपर चाय गिरा दूंगी फिर मैंने एक बार अपने फादर से कहा अगर आपने दहेज दिया मेरी शादी में तो मैं शादी नहीं करूंगी। तो आई वॉज कंसिडर्ड अ रेबेल सिंस चाइल्डहुड। तो सबसे ज़्यादा टेंशन मेरी बुआओं को रहता था कि ये हमारे भाई की नाक कटाएगी एक दिन सोसाइटी में बड़े होके। थैंकफुली वो नहीं हुआ। तो ज़्यादा चिंता कर, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो मैंने बहुत ज़्यादा चिंता ना कभी सीरियसली की नहीं लोगों की कि कोई क्या कह रहा है। आई हैव टू लिव माई लाइफ माई वे। मैं जो बोल रही हूँ जिसको सुनना अच्छा लग रहा है सुन ले, नहीं सुन, मैं तो कई बार ट्विटर पे लिख देती हूँ लोगों को, भाई नहीं पसंद आ रहा तो अनफॉलो करो मुझे, मैं कहने तो आई नहीं थी कि फॉलो करो ना, मैं फॉलोअर्स के चक्कर में पड़ती हूँ। सो ज़्यादा चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। ये तय है कि आप जितना आगे बढ़ेंगी आपको खींचने वाले रहेंगे। जब आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगी तब बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार आ जाएंगे जिनको आपने जिंदगी में देखा भी नहीं था। सक्सेस इज रिलेटिव, मोर द सक्सेस। ये
कोट ना मुझे बहुत पसंद है, सक्सेस इज रिलेटिव, मोर द सक्सेस मोर द रिलेटिव्स। और जब तक आप अपनी मंजिल पे पहुंच नहीं जाएंगे, वही रिश्तेदार आपकी टांग खींचने भी आएंगे। तो आपको डिसाइड करना है। मैंने तो क्या क्या नहीं सुना, मतलब मैं तो अब यहाँ कहना भी नहीं चाहती, मेरे बारे में कितना बुरा बुरा नहीं बोला है, बट वही आप किसको फैमिली मानते हो। सो इफ योर नियरेस्ट एंड डियरेस्ट फैमिली एंड योर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स आर कन्विंस्ड विथ व्हाट यू आर डूइंग इन लाइफ, उसके बियॉन्ड आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ की क्या मिस्टेक है एज ए, मतलब कुछ रिकमेंड करें कि मतलब हम ना करें वो मिस्टेक। शादी? नहीं मैम, कुछ मिस्टेक होती है ना, मतलब कॉमन मिस्टेक जो लगता है हम कर सकते हैं, वो मैम बता दीजिए कि क्या। बट मैं सही बताऊं, मिस्टेक्स करनी चाहिए। मुझे लगता है हम अपनी शादी करनी चाहिए। कोई मिस्टेक ऐसी होती है जिसके करने के बाद कुछ खत्म ही हो जाता है, कुछ बचता तो ही फिर नहीं। तो शादी ही मत करना। मैं ना घर में जब झगड़ा हो जाता है ना, अपनी पूरा स्टाफ जो जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई, मेरा गुस्सा खान, शादी मत करना तुम लोग, कोई किसी को सबको समझ में आ जाता है कि आज मूड खराब है। हाँ वैसे नहीं जरूरत है तो नहीं कर, वो तो भी चलेगा। थैंक यू सो मच जी।